Hello guys, welcome back to our channel Sri Guru Academy. I am Manu Verma. Today we are discuss in this video CDP pedagogy for CTET 2020। दोस्तों आज हम CTET 2020 के लिए CDP यानी कि बाल विकास एवं पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों बिना देर किए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर और देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन कौन सा है। जी हाँ, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका ये रहा कि भोजन प्राप्त करने के लिए अपना बच्चा बेचने वाली स्त्री की खबर को किस आधार पर सबसे अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत या फिर आपका पुनर्बलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत। तो गाइस बताना है आपको इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। भोजन प्राप्त करने के लिए अपना बच्चा बेचने वाली स्त्री की खबर को किस आधार पर सबसे अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। जी हाँ, बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। आई होप आप इस प्रश्न को कर पाएंगे, लेकिन आप कर तभी पाएंगे जब यदि आपने इस प्रश्न को पहले कभी पढ़ा होगा या फिर इस प्रश्न से रिलेटेड थोड़ा सा भी यदि आपने पढ़ा होगा। जी हाँ, तो अगर मैं इस प्रश्न की बात करता हूं दोस्तों तो सिंपल सा प्रश्न है। यहाँ पर दोस्तों जब भोजन प्राप्त करना चाहती है वो स्त्री, तो क्या है दोस्तों, उसने अपने बच्चे को बेच दिया। क्यों बेचा? क्योंकि उसकी आवश्यकता थी भोजन। इसीलिए दोस्तों ये जो सिद्धांत होगा पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी इज अ राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा गाइस। और चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपको बताना कि शैशव काल में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है। परिपक्वता से, प्रवृत्ति से, शिक्षा से या फिर अधिगम और सहज ज्ञान से। तो आपको बताना है शैशव काल में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है। जी हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग इस प्रश्न को कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे इसमें। कि शैशव काल में, शैशवावस्था तो की छोटी सी अवस्था होती है और इस अवस्था में बच्चा मूल प्रवृत्तियों से निर्देशित होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग ये भी देखते होंगे कि यहाँ पर आपको प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से कराए जाते हैं, ठीक है। फिर भी आप सभी लोग क्या करते हैं, वीडियो को कभी स्किप कर देते हैं, कभी आप टाइम से नहीं आते। तो आप सभी लोग एक चीज़ ध्यान रखिए, आप सभी लोगों को पता है कि रात्रि 9 बजे प्रतिदिन रात्रि 9 बजे आपका लाइव टेस्ट होता है। तो अपने आप से आ जाए करें, आपको नोटिफिकेशन मिलता है नहीं मिलता है कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने आप से चैनल पे आ जाएं। आपको पर डे संडे को छोड़कर, ठीक है, ओनली संडे ऑफ रहता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आप बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर कि एक व्यक्ति को उसी उम्र में बीमारी होती है जिस उम्र में उसके पिता को वह बीमारी हुई थी। यह किसका उदाहरण है? जैविक आनुवंशिकता का, सामाजिक आनुवंशिकता का, प्रवृत्ति के हस्तांतरण का या फिर क्षेत्रीय आनुवंशिकता का। जी हाँ, बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। एक व्यक्ति को उसी उम्र में बीमारी होती है जिस उम्र में उसके पिता को वह बीमारी हुई थी। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जी हाँ, ये प्रश्न उस टाइप का है जिस टाइप का आपका प्रश्न गलत हो सकता है दोस्तों। जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। कमेंट करें दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। नहीं पता तो अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिए कि ये जो आपका उदाहरण है ये आपका कौन सा हो सकता है। तो ये है आपका जैविक आनुवंशिकता। कौन सा? जैविक आनुवंशिकता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। जैविक आनुवंशिकता का ये उदाहरण है। ये आप याद रखना है इस प्रश्न के लिए बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी हाँ, और उससे पहले दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये घंटी वाला बटन दिख रहा होगा इसको दबा दीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो। जी हाँ, अब बताएंगे कि यहाँ पे आपको खाली स्थान दिया गया है, यहाँ पे आपको बताना है के अतिरिक्त निम्नलिखित तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को करने का प्रयास करती हैं। प्रश्न पत्र के पैटर्न से परिचित कराना, परिणाम के संबंध में बहुत अधिक सोचना, समर्थन प्राप्त करना या फिर विशिष्टताओं पर बल देना। तो बताने हैं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, कमेंट करेंगे। के अतिरिक्त निम्नलिखित तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण उत्पन्न होने वाली चिंता को कम करने का प्रयास करती हैं। जी हाँ, बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है।
तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें प्रश्न पत्र के पैटर्न से परिचित कराना, ये बिल्कुल एकदम से करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा है के अतिरिक्त, यानी कि जो गलत है वो आपको बताना है, ठीक है। परिणाम के संबंध में बहुत अधिक सोचना, अगर हम परिणाम के संबंध में बहुत अधिक सोचेंगे, बहुत अधिक चिंता करेंगे तो क्या होगा, ये एक तकनीक नहीं है दोस्तों, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट समर्थन प्राप्त करना, ये भी एक प्रकार से तकनीक ही है कि बच्चे को समर्थन देना कि बेटा तुम कर सकते हो, बहुत अच्छा तुमने इस बार किया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम और भी अच्छा कर सकते हो। ये इस प्रकार से हम बच्चे को समर्थन दे सकते हैं। विशिष्टताओं पर बल देना, देखिए हमेशा सिलेबस और बच्चा दोनों के विशिष्टताओं पर बल देना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी एकदम से करेक्ट है। लेकिन आपका वी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें पूछा था के अतिरिक्त, इसका मतलब हुआ जो नहीं है वो आपको बताना था, ठीक है। यहाँ आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। और दोस्तों चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वाइगोस्की का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास में भूमिका पर महत्व देता है। वाइगोस्की का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास में किसकी भूमिका पर महत्व देता है? भाषा, पर्यावरण, विविधता या फिर कक्षा? जी हाँ, कमेंट करें। तो आई होप ये प्रश्न सिंपल सा प्रश्न है, और इस प्रश्न को किसी भी भाई बहन का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना सिंपल प्रश्न कोई दिक्कत ही नहीं होती। भाषा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। और चलते हैं गाइस आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, और आपको बताना कि छात्रों में पढ़ाई के दौरान जो कमियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए? खाली जगह दी हुई है, यहाँ पे आपको बताना है क्या आ सकता है। उपयुक्त उपचारात्मक कार्य होना चाहिए, सघन अभ्यास कार्य होना चाहिए, सभी पाठों का व्यवस्थित रूप से दोहराना होना चाहिए, या फिर आपका शिक्षार्थियों और माता पिता को निष्कर्षों की सूचना देना चाहिए। तो बताना है दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। खाली स्थान में क्या आएगा बताएं, कमेंट करें, कमेंट करें दोस्तों, क्या हो सकता है? जी हाँ बताएं। तो छात्रों में पढ़ाई के दौरान जो कमियां रह जाती हैं उनका क्या करना पड़ेगा? उपयुक्त उपचारात्मक कार्य करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। और गाइस चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बच्चे अन्य लोगों के साथ बातचीत और संवाद की सहायता से दुनिया के बारे में जानते हैं। इस कथन द्वारा कौन सा सिद्धांत दर्शाया गया है? वाइगोस्की का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत या फिर विनेट का सिद्धांत? तो गाइस बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, कमेंट करें, कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों। जी हाँ बताएं। बच्चे अन्य लोगों के साथ बातचीत और संवाद की सहायता से दुनिया के बारे में जानते हैं, कौन से सिद्धांत को दर्शाया गया इसमें? तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो सिंपल सा प्रश्न है। आप सभी लोग जानते हैं वाइगोस्की ने कहा था कि बच्चा कब सीखता है? बच्चा समाज के साथ, अपने पर्यावरण के साथ अंतः क्रिया के द्वारा सीखता है। ये तो आप इसको समझ गए होंगे कि बच्चा जब दूसरे लोगों के साथ बातचीत करेगा, संवाद करेगा, तो ये कहीं ना कहीं सामाजिक प्रक्रिया हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आप सभी लोगों का सही है। किसी का गलत है तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम गलत नहीं होना चाहिए, यही मैं चाहता हूं। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक समूह, परिचर्चा समूह, परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि जैसी कई समूह गतिविधियों में अपने शिक्षार्थियों को व्यस्त रखता है। यह सीखने के किस आयाम को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर एक सिंपल सा आपको प्रश्न समझ लेना है। प्रश्न में कहा जाता है कि एक शिक्षक है, वह समूह परिचर्चा, समूह परियोजनाएं और भूमिका निर्वाह जैसी कई गतिविधियों को अपने शिक्षार्थियों के लिए करवाता है, ठीक है। तो यह सीखने के किस आयाम को प्रदर्शित करता है? भाषा निर्देशित अधिगम, प्रतियोगिता आधारित अधिगम, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम और मनोरंजन के माध्यम से अधिगम? तो गाइस बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, कमेंट करें। जी हाँ, कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें भाषा निर्देशित अधिगम, तो इस प्रकार की अगर हम प्रक्रिया करवाते हैं तो इससे भाषा निर्देशित अधिगम का कोई भी संबंध नहीं है दोस्तों, तो ये तो नहीं होगा। प्रतियोगिता आधारित अधिगम,
अगर हम प्रतियोगिता आधारित अधिगम की बात करते हैं तो ये हालांकि हो सकता है, लेकिन हमें देखना है मोस्ट सुइटेबल आंसर। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं कि सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, ये भी आपका एकदम से सही है। मनोरंजन के माध्यम से अधिगम, ये भी आपका सही है, लेकिन मोस्ट सुइटेबल आंसर है सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। इसमें जो किया जा रहा है वो सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम किया जा रहा है, ओनली मनोरंजन के माध्यम से नहीं किया जा रहा, प्रतियोगिता इसमें नहीं कराई जा रही है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा गाइस। ठीक है, चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे द्वारा दिए गए ज्ञानेंद्रिय चरण की अवधि है? जी हाँ, बताएं। 0 से 2 वर्ष, 1 से 3 वर्ष, 4 से 8 वर्ष या फिर 5 से 12 वर्ष। आपको बताना है पियाजे के द्वारा दिए गए ज्ञानेंद्रिय चरण की अवधि कौन सी है? जी हाँ, कमेंट करें। सिंपल सा प्रश्न है ये, मुझे लगता है किसी का गलत होगा भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, जी हाँ, बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर, कमेंट करें, कमेंट करें गाइस। तो यहाँ पर बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, जिसे हम संवेदी गामक अवस्था बोलते हैं। उसमें बच्चा ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता है, इसीलिए इस अवस्था को ज्ञानेंद्रिय चरण की अवस्था भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और पियाजे जो स्विट्जरलैंड के निवासी थे और इन्होंने कितनी अवस्थाएं दी? तो 4 अवस्थाएं दी थी। कौन कौन सी अवस्थाएं दी? तो आप सभी लोग जानते हैं, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और आपकी लास्ट थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आप सभी लोग इन सबको समझ गए होंगे। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी हाँ, उससे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा। आपको यदि इस वीडियो का PDF चाहिए और आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बुक्स, नोट्स, PDF इत्यादि कुछ भी चाहिए और प्रॉपर तरीके से लाइव क्लासेस चाहिए, तो आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से क्या कर सकते हैं, इन सभी को बहुत ही सिंपल तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है, या और किसी को कोई समस्या आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो। ठीक है, आप बताइए इस प्रश्न का उत्तर है कि एक छात्र अध्याय के मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करता है, उसका दृश्य निरूपण करता है तथा अध्याय के अंत में अपने मन में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करता है। वह विचारों के संगठन द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने का प्रयास कर रहा है, अनुरक्षण पूर्वाभ्यास से रणनीति का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है, प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रहा है या फिर केंद्र बिंदु विधि का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है। तो बताना है गाइस आपका इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? जी हाँ, कमेंट करें। एक छात्र अध्याय के मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करता है, उसका दृश्य निरूपण करता है तथा अध्याय के अंत में अपने मन में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करता है। तो वो क्या कर रहा है? जी हाँ, तो अगर हम बात करते हैं पहले ऑप्शन की, विचारों के संगठन द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने का प्रयास कर रहा है, एकदम से करेक्ट है। लेकिन मोस्ट सुटेबल आंसर ढूंढना होता है, क्योंकि हमेशा पेडागोजी का अगर क्वेश्चन करना है तो आपको मोस्ट सुटेबल आंसर ढूंढना है। अनुरक्षण पूर्वाभ्यास से रणनीति का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है, क्या ये सही है? ये आपका गलत है। इसमें पूर्वाभ्यास की कोई बात नहीं है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उसने उस चीज़ को पढ़ा और उसको क्या किया, उसका दृश्य निरूपण किया और अध्याय के अंत में क्या किया, अपने मन में जो भी क्वेश्चन आ रहे थे उनको डाउट क्लियर किया। तो इसमें पूर्वाभ्यास की कोई बात ही नहीं है। प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रहा है, इसमें प्रेक्षण किसी प्रकार का हो ही नहीं रहा, आप सभी लोग जानते हैं। केंद्र बिंदु विधि का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। और चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और उससे पहले आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने लाइक नहीं किया तो सभी भाई बहन जितने भी यहाँ पर लाइव देख रहे हैं, सभी भाई बहन एक बार लाइक कर दें और ज़्यादा नहीं, एक एक लोग को शेयर कर दीजिए। ठीक है, जी हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं। अब बताना कि मोहित को बच्चों को पढ़ाना पसंद है, इसलिए वह बीएड की परीक्षा के लिए खूब परिश्रम कर रहा है। वह किसके द्वारा अभिप्रेरित है, ये आपको बताना है। आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से, सक्रिय रूप से, बौद्धिक रूप से। सिंपल सा क्वेश्चन मात्र दिए जाते हैं आपको 10 सेकेंड, क्योंकि बहुत है 10 सेकेंड इस प्रश्न को करने के लिए, क्योंकि आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर अगर बच्चा
किसी भी प्रकार को करने, किसी भी काम को करने की कोशिश कर रहा है अपने आप से, तो वो कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, तभी कर रहा है। अगर वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं होता तो वो शायद कार्य को नहीं करता। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर एकदम से करेक्ट हो जाएगा गाइस। और चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाना चाहिए? पढ़ाने की इच्छा, धैर्य, दंडित करने के हानिकारक विधियों का ज्ञान, अत्यधिक मानकीकृत भाषा में पढ़ाने की दक्षता। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तो आप सभी लोग जानते हैं अत्यधिक मानकीकृत। छोटा बच्चा है, प्राथमिक स्तर पर मानकीकृत भाषा को नहीं समझता। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका एकदम से गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं कि दंडित करने के हानिकारक विधियों का ज्ञान। अगर हमें दंडित करना है तो ये आपका हमेशा गलत होता है। दंड नहीं देना है, पुरस्कार नहीं देना है, तो ऑप्शन नंबर सी भी एकदम से गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी, धैर्य और लगन। यहाँ पे और होगा धैर्य और लगन, यहाँ पे आप लिख लेंगे थोड़ा सा, धैर्य और लगन। तो धैर्य और लगन शिक्षक का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण गुण है प्राथमिक स्तर पर, क्योंकि बच्चा वहाँ पे आपको बहुत परेशान करेगा, बहुत अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करेगा। तो आपके अंदर धैर्य और लगन है तो आप उसे बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। तो ये आपका शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर एकदम से करेक्ट हो जाएगा। इस चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और उससे पहले आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो यहाँ पे वीडियो छोड़ के जा रहे हैं बीच में, तो उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप यदि देख रहे हैं तो आप टेंशन मत लीजिए। कोई कौन आ रहा है कौन जा रहा है उससे आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप देखते हैं लाइफ में बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स पढ़ाई करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी लोग सक्सेस होते हैं। सक्सेस होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और वो आपके हाथ में है कि आप किस तरीके से करते हैं। तो आने जाने वालों को मत देखिए, आप बस अपनी स्टडी पे फोकस रखिए कि किस प्रकार से आप यहाँ पे अगर 10 बजते हैं 10 पढ़िए, 5 बजते हैं 5 पढ़िए, 1 बजता है 1 पढ़िए। आप एक भी होगे ना तब भी मैं आपको कराऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है जी हाँ। तो अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न की कि अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग संकेत करता है, क्या संकेत करता है? जी हाँ बताएं। अनुरूपित शिक्षण, पूर्व अधिगम का पुनरावृत्ति, वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता, या फिर छात्रों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। जी हाँ बताएं, बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? जी हाँ कमेंट करें, कमेंट करें दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ पर दोस्तों अगर इस प्रश्न की मैं बात करता हूँ तो आप सभी लोग जानते हैं स्कैफोल्डिंग क्या होता है। जैसे कोई बच्चा किसी भी कार्य को कर रहा है और कोशिश तो कर रहा है लेकिन उस कार्य को ठीक प्रकार से नहीं कर रहा है, तो किसी वयस्क मान लीजिए उसका भाई बहन है या माता पिता हैं या शिक्षक हैं, उनके द्वारा जो भी सलाह दी जाती है, सहायता की जाती है, वही अस्थायी सहायता स्कैफोल्डिंग कहलाती है, जिसे पाड़ या ढांचा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंड चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और आपको बताने के निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक शिक्षा को प्रोत्साहित करता है? सहयोगात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, चिंतन और मनन जिसे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं, और रचनात्मक आकलन। जी हाँ, तो बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? सिंपल सा प्रश्न है। या बताएं निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक शिक्षा को प्रोत्साहित करता है? जी हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, एकदम से सही है। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आपने एकदम से सही किया कि ये आपका हो जाएगा सहयोगात्मक आकलन, क्योंकि सामाजिक शिक्षा में सहयोग की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चे के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? सहयोगी प्रोजेक्ट, मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, या फिर वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। लेव वाइगोस्की के सामाजिक संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए कौन सी विधि को वरीयता देंगे? कमेंट करें। जी हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, लेव वाइगोस्की। जहाँ पर वाइगोस्की का नाम आया बस आपको याद रखना है सामाजिक
सहयोग, इन वर्डों को याद रखना है। तो सामाजिक और सहयोग नाम का जहां वर्ड मिले वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और आई होप आपको ये प्रश्न एकदम से समझ में आया होगा। और चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और शायद मुझे लगता है जहाँ बिल्कुल आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ पर दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सभी प्रश्न कराए जाते हैं। और आप सभी लोगों को पता है रात्रि 9 बजे प्रतिदिन रात्रि 9 बजे यहाँ पर लाइव क्लास होती है। तो आपको पर डे यहाँ 9 बजे आ जाना है दोस्तों। तो आपको याद रखना है, कभी भी अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है तो बिल्कुल चले आइए आंख बंद करके। आपको 9 बजते ही आपको अपने चैनल श्री गुरु एकेडमी पर आ जाना है दोस्तों। और यहाँ पर यदि आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन यानी कि घंटी वाले बटन को दबा दीजिए। जी हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, लेकिन फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बाय बाय दोस्तों।